अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 का मॉड्यूल 1 का हमारे पास टॉपिक 10 स्टार्ट होता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने कवर अप किया था कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, उनके हमारे पास मेजरमेंट क्या है, और अगर हम उनको मेजर कर सकते हैं तो हम कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम उन्हें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है मेजरमेंट इन्वॉल्व्स असाइनिंग मॉनेटरी अमाउंट्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो मेजरमेंट है इसका हमारे पास क्या मतलब है। मॉनेटरी अमाउंट्स जस्ट लाइक मॉनेटरी इवेंट्स। मॉनेटरी इवेंट्स में क्या होता था कि हम मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ मनी, और मॉनेटरी अमाउंट्स का भी यही मतलब है कि ये हमारे पास वो अमाउंट्स होंगे जिनमें हमारे पास मनी की इन्वॉल्वमेंट होगी। या तो हम मनी असाइन कर लें, लाइक हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, हम मनी के रेफरेंस से कर रहे हैं, मनी हमारी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। जब भी हमारे पास मनी की इन्वॉल्वमेंट होगी हम उसे क्या बोलेंगे, या जब हम मनी असाइन कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी एसेट को हम मनी असाइन कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को हम मनी असाइन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास मेजरमेंट आ जाएगी। और जब हम अगर बात करें एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो इसको मेजर करते हुए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक एसेट है, ये कार है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कार हमने बाय की, अब हम कार को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। कार हमारे पास क्या होगा, कार हमारे पास एसेट होगा। ठीक है, ये इसको हमने क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, हमें पता चल गया कि ये हमारे पास एसेट है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड हम क्या करेंगे, हम उसको रिपोर्ट करेंगे, हम देखेंगे कि उसकी प्राइस क्या है या रिपोर्टेड क्या है। ये चीज़ें जो है ये नेक्स्ट स्लाइड में कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, हम उसको रिपोर्ट करेंगे कि ये हमारे पास कैसे रिपोर्ट होगी। अब इसमें हमारे पास आ जाते हैं मेजरमेंट के स्टेप्स आ जाते हैं कि मेजरमेंट जो होती है हमारी वो किन चीज़ों पर बेस करती है। यहाँ पे हमारे पास 4 कॉस्ट हैं। ठीक है, इन 4 कॉस्ट पे जो आपकी मेजरमेंट है वो आपकी बेस करेगी। सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, यहाँ पे हमारे पास कार थी, हमने कार को रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एसेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम मेजरमेंट उसकी कैसे करेंगे, इन 4 में से हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं आपको चारों मेथड्स के थ्रू बता देती हूँ कि हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास सारी चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले हम कर लेते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि ये कार है, ये कार इसको हमने बाय किया 2 ईयर्स को। ठीक है, 2 साल पहले हमने इसको बाय किया, और उस वक्त इसकी यूज़फुल लाइफ जो उन्होंने बताई थी वो उन्होंने बताई थी यूज़फुल लाइफ ये होती है कि आपकी जो कार है वो आपकी 10 साल चलेगी। ठीक है, मतलब 10 साल वो बिल्कुल सही तरीके से चलती रहेगी, और 10 साल के बाद कहीं जाके वो ख़राब हो सकती है या उसमें कोई भी ज़्यादा खराबियाँ आ सकती है। ठीक है, इंजन उसका ख़राब हो सकता है या कोई भी खराबी आ सकती है। 10 साल है, मतलब 10 साल बिल्कुल सही चलेगी आपकी कार। ठीक है, ये उसकी यूज़फुल लाइफ है। और इसको अब क्या हुआ, हर साल क्या होती है, कार जो है हमारा एसेट है, और हर साल हमारा जो एसेट होता है उस पर हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये क्यों चार्ज होती है, इसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे, ये हम लेटर मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपने जस्ट इतना ही कॉन्सेप्ट करना है। जस्ट ये कंसीडर कर ले कि डेप्रिसिएशन एज अ टैक्स चार्ज होती है, मतलब लाइक जैसे आपका टैक्स चार्ज होता है ना, मंथली चार्ज होता है, ईयरली चार्ज होता है, तो ये डेप्रिसिएशन आपके कार पे चार्ज होगी, ईयरली चार्ज होगी। ठीक है, हर साल में है, एक दफ़ा चार्ज होगी। तो 2 साल पहले आपने इस कार को बाय किया, कंसीडर कर ले 10M में आपने उसको बाय किया, यानी कि 10 लाख में आपने उसको बाय किया, और हर साल एक साल फर्स्ट ईयर जो था वहाँ पे आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 1 मिलियन। 1 मिलियन वैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होती नहीं है, लेकिन जस्ट हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो मेजरमेंट है वो आपको कंफ्यूजिंग ना हो, आपको इजीली समझ आया जाए। और सेकंड ईयर भी उस पर कितनी चार्ज हुई, 1 मिलियन डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब 2 साल के बाद हम देख रहे हैं कि 2 साल के बाद उसकी प्राइस कितनी होगी। 10 मिलियन टोटल थे जिसमें हमने उसको बाय किया, फर्स्ट 1 मिलियन चार्ज हो गया, सेकंड ईयर 1 मिलियन चार्ज हो गया, मतलब 2 मिलियन को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो टोटल हमारे पास कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 8 मिलियन। अब जो हमारे पास कॉस्ट है 2 साल के बाद उसकी, वो हमारे पास कितनी है, 8 मिलियन। और 8 मिलियन जो होगी इसको हम बोलेंगे कि ये 8 मिलियन जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बेस पे देखें कि कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, क्या क्या हुआ, टोटल कितने में बाय की थी, अब कितनी प्राइस है, हिस्ट्री के बेस पे आ रहे हैं ना हम, मतलब जो भी हिस्ट्री थी, बैकग्राउंड था कार का, उसकी बेस पे जो भी कॉस्ट डिटरमिन होगी उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है। क्लियर। अब करंट कॉस्ट क्या होती है, करंट कॉस्ट अगर हम इसी कार की देखें कि हमारे पास इसी कार की करंट कॉस्ट क्या है, इसके लिए है कि हम मार्केट में जाएंगे। ठीक है, हम मार्केट में जाएंगे कि सेम मॉडल और सेम जो हमारी कार होगी, ठीक है, उसका मॉडल और उसके जितने भी फीचर्स हैं ना, सेम उसी तरह की कार हमारे पास मार्केट में कितने प्राइस की मिल रही है।
ठीक है। हम वो डिटरमिन करेंगे कि अगर हमने इस कार को रिप्लेस करना हो, मतलब हमने इस कार की जगह कोई न्यू कार लेनी हो, ठीक है, मतलब जस्ट ये है कि वैसे इसमें कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है, जस्ट ये पुरानी हो गई है, तो हम चाह रहे हैं कि सेम मॉडल की सेम फीचर्स के साथ हम एक नई कार बाय कर लें, ठीक है। अब जो हम नई कार बाय करेंगे उसका हम रेट चेक करेंगे कि इस कार का हमारे पास कितना रेट है। सपोज कर लेते हैं कि इस कार का उस वक्त मार्केट रेट जो है वो हमारे पास 7 मिलियन है। अब जो 7 मिलियन कॉस्ट होगी ये आपकी करंट कॉस्ट होगी, ठीक है। मतलब जिस कार के साथ आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं सेम उसी फीचर की जो आपकी कार मार्केट में अवेलेबल है उसका रेट क्या है 7 मिलियन, और 7 मिलियन ही जो होगी वो क्या होगी करंट कॉस्ट होगी। क्लियर? ये कि हमारी कार की हिस्टोरिकल कॉस्ट अगर हम देखें तो 8 मिलियन भरनी थी, मतलब हिस्ट्री की बेस पे हमारे पास 8 मिलियन आ रहा था, लेकिन जब हमने मार्केट से चेक किया तो हमारे पास कितनी कॉस्ट आई 7 मिलियन, और 7 मिलियन हमारे पास क्या आ जाएगी करंट कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेयर वैल्यू, कि हमारे पास जो फेयर वैल्यू है इसकी वो क्या होगी, ठीक है। तो अब फेयर वैल्यू हमारे पास क्या है इसकी, मतलब जो जिस पे आपका बायर भी एग्री हो और आपका जो सेलर है वो भी एग्री हो। लाइक ये कार है, ठीक है, कार हमारे पास यही रहेगी। अब ये हमारे पास कैंसिल आउट होगी, इसको तो हमने जस्ट इसलिए किया था कि ये हमारे पास क्या है करंट कॉस्ट करने के लिए। अब कार हमारे पास यही है, कार हमारे पास यही है, इसको हम देखेंगे कि इसकी हमारे पास मार्केट में प्राइस क्या है। इसको जब हम मार्केट में लेके जाएंगे इसकी प्राइस हमारे पास फॉर एग्जांपल मार्केट में हमारे पास 7 मिलियन है, सेम इस तरह की जो न्यू कार है। अब जो बायर है वो सेलर ऑब्वियसली जो बायर है वो तो थोड़ी सी बैगिंग करेगा, और जो सेलर है उसने अपनी कार सेल करनी है, उसे न्यू कार चाहिए, तो अब उसे भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अब मार्केट प्राइस जिन्होंने चेक की मार्केट प्राइस इनके पास बननी है 7 मिलियन, ठीक है। अब जो बायर है वो कह रहा है कि मैंने 7 मिलियन की लेनी नहीं है, क्योंकि अगर 7 मिलियन की मैंने लेनी हो तो मैं मार्केट से इजीली जाके बाय कर लूँ, मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं है एक ओल्ड कार। जबकि सेलर कह रहा है कि मेरी जो कार है उसमें कोई फॉल्ट भी नहीं है, तो मैं क्यों मतलब कम प्राइस में दूँ। हालांकि मेरी जो प्राइस है वो अगर मैं देखूँ तो वो मेरी करेक्ट प्राइस बन रही है 8 मिलियन, तो अब मैं क्यों दूँ, मतलब मैं 1 लाख का जो मुझे नुकसान हो रहा है वो मुझे क्यों हो, ठीक है। तो अब ये आपस में बहस करेंगे और एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आके दोनों एग्री हो जाएंगे। उस पॉइंट पे जिस पे वो एग्री करेंगे ना, जिस पे आपका मार्केट प्राइस चेक करेंगे और बायर भी और सेलर भी दोनों उस पॉइंट पे एग्री कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये दोनों एग्री कर जाते हैं कि हम इस कार को 6 मिलियन में सेल कर देंगे, और बायर एग्री कर जाता है कि वो इस कार को 6 मिलियन में परचेज कर लेगा, तो ये हमारे पास जो 6 मिलियन होगा ये हमारे पास रियलाइजेबल वैल्यू होगी, या फिर फेयर वैल्यू, या फिर सेटलमेंट वैल्यू, ठीक है। ये एक ही चीज़ के 3 नाम है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ कह सकते हैं। ये 6 मिलियन इनमें से कुछ भी हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू की तरफ, कि हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है। अब ये हमारे पास कार है, ठीक है। अब इसको जो भी इसका ओनर है उसने इस कार को क्या किया, वो कहता है कि मैं इसको टोटली सेल नहीं करना चाहता, मैं इसको सेल करूँगा लेकिन मैं इसको रेंट पे सेल करूँगा, मतलब मैं रेंट पे किसी को दे दूंगा कि कोई भी मुझसे ले ले कार, रेंट पे ले ले। अब कोई भी एक न्यू आया, ठीक है, कोई ड्राइवर या कोई भी, उसे चाहिए था रेंट पे ये कार, उसने ले ली ये कार। अब वो कह रहा है कि मैंने भी एक तो तुम्हें पैसे देने हैं, मतलब ईयरली या मंथली मैंने तुम्हें पे करना है, वो अपनी इंस्टॉलमेंट लगा लेगा, या वैसे भी उसने रेंट तो पे करना है इस कार का। तो वो कह रहा है कि मैं इस कार का ऑनर भी बन जाऊं और मैं रेंट भी देता रहूं, और हम भी ये चाह रहे हैं कि हम इस कार को सेल भी कर दें लेकिन हम रेंट भी लेते रहें। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमें मतलब फ्यूचर में भी इससे क्या है, रेंट हम ले रहे हैं, मतलब हमें फ़ायदा हो रहा है, हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है, हमारे पास कैश आ रही है, ठीक है। और ये जो कैश आएगी हमारे पास फ्यूचर में, इसको हम बोल देंगे कि ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। वो कैश प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, सॉरी, जिस प्राइस में हम इसको सेल करेंगे ना, अब की बार हम इसको सेल कर देते हैं 4 मिलियन में, ठीक है। क्योंकि 4 मिलियन में हम, हालांकि इसकी प्राइस तो 4 मिलियन नहीं होगी, लेकिन हम 4 मिलियन में से इसलिए सेल करेंगे क्योंकि हमने फ्यूचर में उससे रेंट लेना होगा इस कार का। तो इसको हम बोलेंगे 4 मिलियन को कि ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कॉस्ट है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू है, या फिर हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो यही हुआ ना कि फ्यूचर में क्या है, हम इससे क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ से इस बंदे को हमने कार सेल की, इस एंटिटी की तरफ से हमें फ्यूचर में पैसे आ रहे हैं हमारी तरफ।
तो फिर हम इस कार को क्या करें, इस प्राइस को कहेंगे कि ये जो हमारे पास 4 मिलियन प्राइस है, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है। क्लियर? अब मोस्टली क्या होता है, हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों में पॉसिबिलिटी है कि हमको क्या हो, थोड़ा बहुत लॉस हो, इसलिए हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज़ करते हैं इन तीनों कॉस्ट के साथ मिला के। ये यहाँ पे नीचे यही बात लिखी हुई है कि मोस्टली जो हम कास्ट यूज़ कर रहे हैं आजकल मेजरमेंट के लिए, जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? बस यहाँ पे नीचे ये बात डिफाइन है और इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।